दोस्तों, कहते हैं अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति की अच्छी पहचान उसके अच्छे स्वास्थ्य से होती है, क्योंकि स्वास्थ्य की बुनियाद पर ही सपनों का महल खड़ा होता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव सबसे पहली प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को दें। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। हेलो डॉक्टर में हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनके समाधान और जागरूकता के बारे में। आज का विषय है स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रॉन्ग लाइफ, और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। आइए हम सब मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के डिपार्टमेंट आर्थोपेडिक्स में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। कैसा लग रहा है सर आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में आके? स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चाओं में शामिल होना हमेशा एक आनंद का विषय है, और जहां पब्लिक को कोई जागरूकता के लिए कोई चीज़ जानने को मिले तो उससे बेहतर अवसर और कोई नहीं हो सकता। हमारी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे, अगर आज के विषय में आप डॉक्टर साहब से कोई अपना प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141-270-4098, 0141-270-4999। हमारी बातचीत को हम आगे बढ़ाएं तो हमारे शरीर में करीब 360 जोड़ होते हैं, जहाँ हर एक जोड़ और बोन हमारे शरीर को आकार देता है और उनको सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं मसल, लिगामेंट और टेंडन। तो हमारी रूटीन लाइफ किस प्रकार की हो जिससे कि हमारे जॉइंट्स और हमारे लिगामेंट हेल्दी रहें? लिगामेंट और बोन और आपकी मसल्स हेल्दी रहे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि आपको उनको काम में लेते रहना पड़ेगा जी। कहने का तात्पर्य है कि आपको मसल्स, बोन्स और लिगामेंट को एक्टिव रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज को अपनी जीवनचर्या में शामिल करना पड़ेगा आवश्यक रूप से, क्योंकि निष्क्रियता ही जोड़, हड्डी और मांसपेशी की सेहत को खराब करती है। तो कुछ एक्टिव रहें, कुछ एक्सरसाइज को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें, चाहे वह 20 से 25 मिनट के लिए ही हो। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें हमारे जॉइंट्स या बोन में जो भी समस्या होती है उसके मुख्यतः 3 रीजन होते हैं या 3 कारण होते हैं। एक होता है बढ़ती हुई उम्र में जॉइंट्स के अंदर होने वाले डीजनरेटिव चेंजेस, दूसरा वायरल इन्फेक्शन या डिजीज़, और तीसरा कारण होता है ट्रॉमा या इंजरी। इसमें हम पहले बात करते हैं बढ़ती हुई उम्र में डीजनरेटिव चेंजेस से होने वाली मुख्य समस्या या कहें बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आम व्यक्ति कहता है घुटने में ग्रीस घिस गई। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल बढ़ती उम्र में ही नहीं, हमारे युवाओं में भी देखा जाता है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसको किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत ही समसामयिक है, क्योंकि डीजनरेटिव डिजीज एक वास्तविक चैलेंज है आज की तारीख में, क्योंकि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर जगह बढ़ी है, आज आदमी की औसत उम्र जैसे बढ़ी है, तो उनको डीजनरेटिव समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और जैसा आपने अभी बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रमुख है, जिसमें जोड़ घिसना शुरू हो जाता है और जोड़ की जो मोबिलिटी है उसमें काफ़ी हद तक कमी आने लग जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होता है कि आप अपने जोड़ के अलाइनमेंट को बरकरार रखें, और वह तभी संभव है जब आप जोड़ से जुड़ी मांसपेशियां जो है उनकी कसरत को अपनी आदत या स्वभाव में डालें। दूसरा, आप इस जोड़ का दुरुपयोग ना करें। जैसे आप ज़्यादा समय तक एक ही स्थिति, जैसे मान लो उकड़ू बैठना शुरू कर दिया आपने, आलती पालती लगा के बैठना शुरू कर दिया है, तो आपको इन सभी समस्याओं से दो चार होने से बचने के लिए, जब आपका जोड़ एक बार घिसने लग जाए तो आपको इन प्रक्रियाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। दूसरा, यह समस्या जैसा आपने बताया कि यंग जनरेशन के अंदर भी होने लगी, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी एक्टिव है, तो कोई भी लगने वाली चोट आपके जोड़ के लिए खतरनाक हो सकती है। तो आप अच्छी खेल तकनीक का यूज़ करें ताकि आपको खेल में लगने वाली जोड़ है या दौड़ते टाइम लगने वाली चोट है वो कम से कम हो, और आपको भविष्य में ये डीजनरेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना ना करना पड़े, या करना भी पड़े तो लेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया सर आपने। आगे हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि अब तो नी रिप्लेसमेंट ही हमारे पास एक विकल्प बचता है? दूसरा, अगर नी रिप्लेसमेंट हम कराते हैं तो उसके बाद हमारी लाइफ में किस तरह के बदलाव आते हैं, और जिसने नी रिप्लेसमेंट कराया है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है?
आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये दर्शकों को निश्चित रूप से जानना चाहिए जी। कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें हमें यह पता लगता है कि अब आपको जोड़ रिप्लेसमेंट ही या जोड़ का बदलाव ही एकमात्र विकल्प रह गया है। तो उसके लिए हम कुछ डायग्नोस्टिक मॉडलिटी की हेल्प लेते हैं, जिनमें प्रमुख जो इन्वेस्टिगेशन मॉडलिटी है वो एक्सरे है, तो हर जगह सहजता सुगमता से उपलब्ध है। उसमें हम जॉइंट स्पेस कितना कम हुआ है, उसमें ऑस्टियोफाइट्स कितने बनने लगे हैं, या कहीं कैविटेशन कितना होने लगा है, या लिम्ब का अलाइनमेंट कितना डिस्टर्ब हुआ है, वो देख के उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर आपका घिसाव बहुत ज़्यादा है तो हड्डी पे हड्डी अड़ना शुरू हो जाती है, कैविटेशन होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं कोई डिफॉर्मिटी डेवलप होने लग जाती है। तब हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि इस व्यक्ति को अब जो आराम आने वाला है वो केवल जोड़ प्रत्यारोपण के द्वारा ही संभव है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि अगर जोड़ प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी जीवनचर्या में क्या बदलाव? मैं कहूँगा कि जोड़ प्रत्यारोपण ऑर्थोपेडिक्स या हड्डी रोग से संबंधित की जाने वाली सर्जरियों में सबसे ज़्यादा सफल सर्जरी है जी। पर भ्रामकता इतनी फैली हुई है कि लोग डरते हैं। आप जोड़ रिप्लेसमेंट के बाद अपनी लाइफ को बहुत ही सुगमता के साथ और परिवार में रह के एक्टिवली आप उसको जी सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपका था कि जोड़ रिप्लेसमेंट की कितनी लॉन्गिविटी है, वो कितने समय तक चल सकता है। आजकल जिस तरह से तकनीक का इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें नए इनोवेशंस डेवलप हुए हैं, आज बदला हुआ जोड़ आराम से 20 से 25 साल या कुछ केसेस में और अधिक साल तक जाए। हालांकि इसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जोड़ बदलने के बाद जो सावधानियां बरतनी है उनको अच्छे से सुने और उसको अपनी जीवनचर्या में शामिल करें, तो आप निश्चित रूप से दर्द रहित और लंबे समय तक अपने जोड़ का उपयोग कर सकेंगे। बड़ी सुंदर जानकारी सर आपने दी और हमारे दर्शकों को ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आगे हम बात करें, भारत में हमने अक्सर देखा है नी रिप्लेसमेंट बहुतायत में महिलाओं में, विशेषकर हाउस वाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण बड़ा आपकी जो जीवन शैली उसके अंदर छुपा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर महिलाएं अपने स्वास्थ्य को सबसे अंत में रखती है, वह घर की कामों में जुटी रहती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो अपने न्यूट्रिशन को इग्नोर करती है जी। दूसरा, महिलाओं में आजकल मोटापा या बढ़ा हुआ वजन एक बड़ी समस्या है जो जोड़ के लिए एक बहुत हानिकारक है। बढ़ा हुआ वजन आपको और समस्याएं तो देगा ही, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड की समस्या होना रहेगा। उसके साथ साथ जोड़ के ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव है, अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने लगता है और बढ़ा हुआ वजन आपके जोड़ को घिसने की प्रक्रिया उसको बढ़ा देता है। इसलिए महिलाओं में आजकल जोड़ प्रत्यारोपण की आवश्यकता बहुत हद तक महसूस की जा रही है। दूसरी चीज़ कि महिलाओं का जो न्यूट्रिशन अगर प्रभावित होता है तो महिलाओं के जोड़ और हड्डियों की संरचनात्मक रूप से बहुत वीकनेस डेवलप होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनके जोड़ में विकृति आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके लिए हमें जोड़ प्रत्यारोपण ही एडवाइस करना पड़ता है। जी जी। आगे हम दर्शकों से एक बार फिर निवेदन करेंगे, जिन दर्शकों ने अभी अभी अपना टीवी सेट खोला है, ओपन किया है, वो देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और आज का विषय है स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रॉन्ग लाइफ। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141-270-4098, 0141-270-4999। आगे सर हम बात करें, एक और जोड़ों की गंभीर बीमारी होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, जिसमें दर्द और सूजन के साथ जोड़ों में जहाँ होता है वहाँ साथ में फीवर भी आ जाता है। तो अर्ली स्टेज पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का हम कैसे पता लगा सकते हैं और तकलीफ कम से कम हो और सर्वाइवल हमारा उतना बेहतर रहे, उसके लिए हम क्या लाइफस्टाइल में अपने अपना सकते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली मिडिल एज की समस्या है और ये महिलाओं में बहुतायत से देखने में मिलती है। इसके लिए इससे बचाव का कोई उपचार इस प्रकार से संभव है कि ये पहली चीज़ तो ये है कि इसको आप आने से कैसे रोकें, ये आपके बस में नहीं है। ये डिजीज़ आपके जेनेटिक्स के साथ जुड़ी हुई है, आपके जीन में निहित है। पर हाँ, अगर हम समय पर इसका निदान करवाएं और उचित उपचार ले तो इससे होने वाली गंभीरता या समस्याओं से बचा जा सकता है। जैसे मैं बताऊं कि सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड टेस्ट आप सिंपल करवा के उसमें आप ये जान सकते हैं कि आपको रूमेटॉइड होने की संभावना कितनी है और रूमेटॉइड जो आपको अगर डिटेक्ट हो गया है तो उसकी गंभीरता कितनी है। दूसरा, हम एक्सरे के द्वारा ये जान सकते हैं कि कौन सा जोड़ किस हद तक प्रभावित हुआ है, ताकि आप उस समय दवा शुरू करके, आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है जिनसे आप
इस डिजीज़ की गंभीरता को कम कर सकते हैं, इसके प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं और होने वाले सिम्टम्स उनको काफ़ी हद तक रेगुलेट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक एक सामान्य लाइफ जी सकते हैं। पर ज़रूरी है कि हम दवा के साथ और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के साथ एक सामंजस्य और तालमेल बैठा के उसको बराबर और बिना किसी लापरवाही के लेते रहें। जी, बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी आपने। आगे हम बात करें स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याओं की, गर्दन में दर्द जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बहुतायत में हमको देखने को मिलता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में जो गुटके वर्टिब्रा होते हैं उनमें चेंजेज आने लगते हैं। विशेषकर जो आजकल कॉर्पोरेट या एमएनसीज़ में हमारे युवा काम करते हैं उनमें ये बहुतायत में देखने को मिलता है। तो ये ना हो इसके लिए हम क्या ध्यान रखें, और अगर हो गया है तो हम इससे कैसे ठीक कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही प्रश्न समसामयिक पूछा है, क्योंकि ये कार्यशैली जनित समस्याएं हैं। ये आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र से आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करें। जैसा मैं कहूँ कि मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कि आपको कुछ हद तक एक्टिविटी को अपनी, चाहे वो स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो, जॉगिंग हो, योगा हो, प्राणायाम, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि आपको छोटे मोटे जो पोस्चर चेंज है उनसे होने वाली समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़े। अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर काम आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप लोग कर रहे हैं। तो लंबे समय तक अगर गर्दन झुकी हुई रहेगी तो आपको दर्द रहेगा तो मांसपेशियों में खिंचाव आने की समस्या रहेगी, और ये समस्या लंबे समय तक अगर बनी रही तो आपकी स्पाइन की जो वर्टिब्रा है उनमें परमानेंट चेंजेज आने लग जाते हैं और आपकी मोबिलिटी काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट होने लगेगी। तो ज़रूरी यह है कि हम पर्याप्त व्यायाम करें, रेस्ट को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और कार्य क्षेत्र के अंदर आप जहां काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करें। जैसे आपका कंप्यूटर का स्क्रीन एक निश्चित ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि आपको गर्दन बहुत ज़्यादा झुकाना नहीं पड़े। लंबे समय तक कोई भी स्थिति अगर आपने बना के रखी है तो बीच में थोड़ा ब्रेक ले और अपने आप को आराम दे। यही चीज़ अपन लंबर प्रॉब्लम या मैं कहूँ कमर के दर्द की बात करेंगे तो उसमें भी सही है। लंबे समय तक एक स्थिति में खड़े रहना, बैठे रहना, या फिर मैं कई बार कहूँ कि आप एक गलत स्थिति में अगर बैठने उठने की आदत रखते हैं तो आपको कमर में दर्द की समस्या से दो चार रहना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप कार्यस्थल पे जहाँ बैठते हैं वहाँ पे 90-90 प्रिंसिपल का पालन करें। आपके घुटने हैं वो 90 डिग्री के कोण पे होने चाहिए, आपके कूल्हे का जोड़ है वो 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए, और आपका टखना भी 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए, और बैक हमेशा सपोर्टेड रहनी चाहिए। अनसपोर्टेड आप बैठेंगे तो दर्द रहेगा ही रहेगा। और इसमें भी ज़रूरी यह है कि जब आपको एक स्थिति में बैठे रहना है तो 20 मिनट के बाद आप ये प्रयास करें कि 1 या 2 मिनट की आप वॉक करें, जिससे आपको स्थिति परिवर्तन हो और मांसपेशियों को रिलैक्स होने का समय मिल सके। तो आपको ये दोनों कार्यशैली जनित समस्याएं आसानी से कम बार होगी, और होगी तो आप इस पर नियंत्रण आराम से कर पाएंगे। जी जी। तो हमारे यूथ जो हैं, जो लगातार प्रोफेशनल कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिनकी सिटिंग ज़्यादा होती है, तो जैसा सर ने कहा बीच बीच में समय अंतराल से थोड़ा थोड़ा आप सिटिंग अगर ज़्यादा है तो उठते रहें और थोड़ा रेस्ट ले लें। आगे हम बात करें कमर दर्द की, और एक गंभीर समस्या होती है स्लिप डिस्क। ये क्या है, और ऑपरेशन की नौबत ना आए इसके लिए क्या एक हमारी गाइडलाइन हो सकती है, या कैसा हमारा जीवन यापन हो सकता है जिससे हम ऑपरेशन से बच सकें? स्लिप डिस्क एक आम समस्या है जो यूजुअली यंग जनरेशन में होती है। जब आपकी स्लिप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होती है तो आप कोई भी ऐसी स्थिति अपनाएंगे जिसमें आपकी कमर को अत्यधिक स्ट्रेस झेलना पड़ेगा तो आप स्लिप डिस्क की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि आप अगर एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं तो आपको ऐसी कोई जिम में एक्टिविटी नहीं करनी है, या ऐसा कोई प्रयास नहीं करना जैसे कोई खेल है, बिना आपने शरीर को अनुकूलन स्थापित किए आप इन प्रक्रियाओं में लगेंगे तो आपको निश्चित रूप से इन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। तो स्लिप डिस्क अगर ना हो, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप कोई भी भारी सामान उठाते समय सीधे कमर की तरफ से ना झुकें, आप थोड़ा घुटनों को मोड़ें ताकि वो समस्या आपको ना हो। और अगर स्लिप डिस्क अगर आपको होती है तो आपको, और ये दर्द आपको कमर में ही नहीं रहता है, पाँव के अंदर भी आता है, तो आपको MRI जांच अवश्य करानी चाहिए, जिससे यह तय हो सके कि आपको डिस्क किस हिस्से पे दबाव डाल रही है और उसकी वजह से दर्द किस तरफ जा रहा है। ज़्यादातर केसेस के अंदर स्लिप डिस्क में आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दर्द की दवाएं और कुछ कसरत से इससे निजात पा सकते हैं। हाँ, पर कुछ गंभीर केसेस के अंदर इसमें सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है, तो डॉक्टर की सलाह अनुसार इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करें, एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जिनको जोड़ों की या कमर में दर्द होता है, तो वो समझ नहीं पाते कि हमें एक्सरसाइज जो करते आ रहे हैं उनको हमें विराम देना है या कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? हाँ,
ये बहुत ज़रूरी है। हमें एक्सरसाइज का ध्यान तभी आता है जब हम किसी समस्या से ग्रसित होते हैं। तो इस प्रथा को अपने को तोड़ना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज को जीवन का एक हिस्सा बनाना है ताकि आपको ये समस्याएं बार बार नहीं हो। फिर भी अगर इस समस्या से 2-4 हो जाते हैं तो शरीर की हीलिंग तब बेटर होती है जब एक आराम की अवस्था उसको मिलती है। जब रेस्ट करेंगे तो हीलिंग होगी। हाँ, उसके बाद आपको व्यायाम धीरे धीरे शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर व्यायाम आपने लंबे समय तक नहीं किया तो फिर आप स्टिफनेस की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। तो किसी अच्छे प्रशिक्षक की देखरेख के अंदर ही आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है उसके बाद व्यायाम शुरू कर रहे हैं तो शुरू करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। एक और भ्रम की स्थिति होती है, कई सारी जॉइंट्स की या बोन की समस्याएं होती हैं, स्पेशली देखें स्पाइन से रिलेटेड, स्पाइन सर्जरी की भी कई बार नौबत आ जाती है। तो उसमें जो आम व्यक्ति है, जो बीमार है, वो कैसे निर्धारित करे कि मेरे को न्यूरो वाले डॉक्टर के पास जाना है या आर्थो वाले के पास जाना है? यह आपका प्रश्न समसामयिक कहूँगा, क्योंकि ये कुछ फील्ड ऐसी है, जैसे जैसे फील्ड का इनोवेशन हुआ है, कुछ ओवरलैपिंग फील्ड डेवलप हुई है। हाँ, अगर आपको नसों से संबंधित और केवल नसों से संबंधित समस्या है, मान लो अपने स्पाइन की बात करें तो मान लो आपको ये लगता है कि पाँव में सूनापन बढ़ गया है, या आपका टट्टी पेशाब का कंट्रोल जाने लग गया है, या आपको दर्द ऐसा है जो कमर में शुरू होकर लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको न्यूरो सर्जन की राय जरूर करनी चाहिए। और केवल वो समस्या एक ही जोड़ या एक ही पाँव से संबंधित नहीं हो, हाथ से संबंधित नहीं हो और सब जगह सूनापन लग रहा है तो आपको न्यूरोलॉजी वाले कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यह समस्या केवल स्पाइन से ही रिलेटेड है और इसमें स्पाइन में कोई विकृति भी आ रही है, या आपको लग रहा है कि इस स्पाइनल डिजीज के अंदर कोई रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर की जरूरत करेगी, तो वो ऑर्थो सर्जन या ऑर्थो स्पाइन सर्जन के द्वारा भी किया जा सकता है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए रहेगी। अक्सर हमने देखा है ये वाकई में एक भ्रम रहता है, क्योंकि न्यूरो के डॉक्टर्स भी पेशेंट को देख लेते हैं और ऑर्थो के भी, पर एक आम व्यक्ति के लिए बड़ी लाभदायक जानकारी होगी। आगे हम बात करें, स्पोर्ट्स इंजरी क्या है और क्या ये एक आम व्यक्ति को भी हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स में लगने वाली चोट को एक आम व्यक्ति की भाषा में कहा जाता है, पर यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरी ऐसा नहीं कि केवल स्पोर्ट्स पर्सन में, आम कामकाजी आदमी एवं घरेलू काम करने वाली महिलाओं में भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। तो स्पोर्ट्स इंजरी एक बड़ी परिभाषा है जिसके अंदर वह सभी चोटें आती है जो किसी पोस्चर की चेंज की वजह से हो रही है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रही है, या फिर आपको कोई चोट लगने की वजह से हो रही है। तो वो सभी चीज़ें स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आती है, जिनमें लिगामेंट में होने वाली चोट या मांसपेशी में होने वाली चोट प्रमुखता से रखी जाती है। जी, आगे हम इंजरी की जहाँ बात कर रहे हैं, घुटने में अक्सर 2 इंजरी देखने को मिलती है, ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, और एक होता है मेनिस्कस टियर। तो ये किस तरह की इंजरी हैं और बिना ऑपरेशन के क्या ये ठीक हो सकती हैं, और अगर ऑपरेशन की नौबत भी आ गई तो क्या वापस घुटना हमारा नेचुरल फंक्शन में आ पाता है? हाँ, ACL घुटने में होने वाली बहुत ही कॉमन, या मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी है जो आमतौर पे देखने में दिखाई पड़ती है। जो एक्टिव स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जहाँ सडन चेंज ऑफ पोस्चर होता है, जहाँ तुरंत कोई एक्शन लेना पड़ रहा हो या अकस्मात कोई टर्न लेना पड़ रहा हो या घुटने के घूमने की वजह से, तो उनमें ACL की चोट होना एक सामान्य बात है। मेनिस्कस में होने वाली जो चोट है वो स्पोर्टिंग इवेंट में भी लग सकती है और कई बार अधिकतर केसेस के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस, जैसे अपन ने बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस तरह से उम्र रिलेटेड भी हो सकती है। ACL में कब अपने को सर्जरी कराना है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपके साथ स्पष्ट करना चाहूँगा। अगर ACL की चोट इस ग्रेड की है, हम MRI के द्वारा ये तय करते हैं कि ACL में चोट है वो कुछ फाइबर्स को इन्वॉल्व कर रही है या पूरा का पूरा ACL गया हुआ है, उसी पे ये निर्भर करेगा कि ACL की चोट में अपन बिना ऑपरेशन से इलाज कर सकते हैं, इलाज के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कंप्लीट टियर है तो आप बिना ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकते हैं, और अगर आप चलना जारी रखेंगे उस टूटे हुए ACL पे तो बिल्कुल वो वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी का अलाइनमेंट चला गया और आप गाड़ी चला रहे हैं। तो आपका नुकसान क्या होगा, टायर घिसेगा। यहाँ नुकसान क्या होगा कि आपका जोड़ घिसने लग जाएगा। तो ACL अगर कंप्लीट टियर है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको सर्जरी के हिसाब से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। हाँ, मेनिस्कस की चोट में भी यही बात देखने को मिलती है कि अगर डिजेनरेटिव टियर है और वो साल्वेजेबल नहीं है और आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, आपका जोड़ अटक नहीं रहा है, कोई सूजन नहीं आ रही है, तो उसमें बिना ऑपरेशन कुछ कसरत को करके आप वापस अपनी जीवन शैली में लौट सकते हैं। पर हाँ, अगर वही मेनिस्कस का टियर आपको जोड़ को अटकाने का काम कर रहा है, बार बार सूजन आ रही है, बार बार पाँव लचक खा रहा है,
तो उसमें भी सर्जरी ही एक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। यानी कि इंजरी के अंदर कितना डैमेज हुआ है उसकी स्थिति के हिसाब से निर्धारित होता है, नहीं तो हम बिना ऑपरेशन के भी इन डिजीजेज में लाभ ले सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। अगला एक हमारा बड़ा ही दर्शकों से भी हमको सुझाव मिला, एक प्रश्न आया है, बार बार आम व्यक्तियों को, कईयों को देखा गया है कि बार बार मोच आ जाती है टखने में, किसी भी जॉइंट्स के अंदर, और वो कई बार अपना गेम या जिस भी प्रोफेशन में या फिजिकल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं तो उन्हें बार बार ब्रेक लेना पड़ता है, चाहे वो खिलाड़ी हों। तो इसके पीछे क्या मुख्य वजह होती है? क्या ये परमानेंट रिकवर हो सकती है? बार बार एक कभी जभी आ जाए मोच तो चलता है, लेकिन एक समय अंतराल से रिपीट होती रहे तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण हो सकता है? जो मोच आने की समस्या है वो आमतौर पे तब देखी जाती है जब आप कोई भी एक्टिविटी जो सडन हो, जैसे आप चल रहे हो कहीं पे और सरफेस अगर उबड़ खाबड़ है, सतह समतल नहीं है, तो आपका पाँव एकदम से मुड़ जाता है। तो इस तरह की चोटें जो है वो स्थिति के अचानक बदलने की वजह से होती है। तो आप प्रयास ये रखें कि जहाँ भी आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जगह या सतह जो है वो समतल होनी चाहिए और आप उसका पता होना चाहिए, वो वेल लिट होनी चाहिए, वहाँ लाइट अच्छे से आनी चाहिए तो आपको वो चोट ना लगे। अगर इस प्रकार की चोट लगती है तो उसको हम आम या ऑर्थोपेडिक की भाषा में हम कहेंगे तो उसको स्प्रेन कहते हैं, जहाँ लिगामेंट की चोट होती है, जोड़ को जोड़ से जोड़ने वाले तंतु की चोट होती है। काफ़ी हद तक ये समस्या बिना किसी ऑपरेशन के सही हो सकती है। हाँ, जरूरी तथ्य ये है कि हमें उस भाग को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, इमोबिलाइज करना है, उस पर आपको बर्फ़ का सेक करना है और गर्म पट्टी भी बांधनी पड़ सकती है और चलना फिरना, क्योंकि ये तंतुओं की चोट है, तंतुओं की सप्लाई अच्छी नहीं होती है तो इनकी हीलिंग थोड़ी सी डिले होती है। आमतौर पे मानना ये होता है कि हड्डी की चोट है उसमें समय ज़्यादा लगेगा और मांस की चोट है उसको ठीक होने में समय कम लगेगा, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। मांस में लगने वाली चोट भी आपके लिए उतनी ही दुखदायक हो सकती है और इसको भरने में भी समय हड्डी की तुलना में कई बार ज़्यादा भी लगता है। तो आपको प्रॉपर इमोबिलाइजेशन, रेस्ट, आइस पैक करके करना होता है, बार बार ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ एक्टिविटी का लेवल बना के रखें और कुछ कसरतें अपनी दिनचर्या में डालें। आमतौर पे एक सैद्धांतिक रूप से यह होना चाहिए कि आप शरीर का हर जोड़ दिन में कम से कम 10 बार मूव करें ताकि आपका वो जोड़ स्टिफ ना हो और इस तरह से अचानक स्थिति परिवर्तन से होने वाली चोटें, जिनको मोच कहते हैं या स्प्रेन कहते हैं, उनसे बचा जा सके। बहुत बढ़िया। एक और मुख्य समस्या देखने में आती है फ्लैट फुट, जो पंजा है उसमें पूरा आर्च नहीं डेवलप हो पाता है। तो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही किस तरह की अपनी लाइफस्टाइल में क्या ध्यान रखें जिससे आगे का उनका डेवलपमेंट और बॉडी उनकी ठीक रहे? फ्लैट फुट की समस्या एक आम समस्या है जो काफ़ी हद तक इग्नोर की जाती है। हमें सबसे पहले यह नियत करना होता है कि एक डॉक्टर को दिखाएं जिससे वो यह पता कर सके कि ये फ्लैट फुट फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। क्योंकि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है उसमें तो आप ऐड आती हैं इसमें कई, जैसे आप सपोर्ट ले लें, शू इंसर्ट लगा लें जिससे आपका आर्क मेंटेन रहे, या फिर कुछ कसरत करके उस आर्क को काफ़ी हद तक डेवलप किया जा सकता है। लेकिन जो रिजिड फ्लैट फुट होता है वो बोनी एब्नॉर्मलिटी या जॉइंट की एब्नॉर्मलिटी की वजह से होता है। तो उसमें समुचित निदान जरूरी है कि आप एक्सरे प्रॉपर कराएं, ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन कराएं और उसको सर्जिकली करेक्ट कराएं। क्योंकि ये जैसा आपने बताया, ये समस्याएं अगर लंबे समय तक रहती है तो व्यक्ति दौड़ने, भागने या एक्टिव लाइफस्टाइल जीने में कहीं ना कहीं उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको नज़रअंदाज ना करें और एक विशेषज्ञ की सलाह अवश्य रूप से लें। आगे हम बात करें वायरल इन्फेक्शन, जो वायरल डिजीज होती है या इन्फेक्शन होता है उसमें भी हमारे जॉइंट बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे कि फीवर आ गया, फीवर तो उतर गया पर जॉइंट्स में पेन नहीं गया। उसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चिकनगुनिया, जिसमें बुखार तो उतर जाता है लेकिन जोड़ों का दर्द कई महीनों और वर्षों तक चलता है। ये क्यों होता है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? वायरल डिजीज के बाद में होने वाली इस तरह की जोड़ों की तकलीफों को पोस्ट वायरल आर्थ्राइटिस कहा जाता है। जब भी कोई वायरल डिजीज होती है तो वायरस का जो एंटीजन है वो आपके शरीर के नॉर्मल एंटीजन की तरह कार्य करता है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। मैं कहूँ तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज की भांति ही कार्य करता है और आपके जोड़ों में वो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आपको दर्द भी पैदा करता है, सूजन भी पैदा करता है और कई केसेस में जैसे आपने बताया कि उसमें बुखार आने की संभावना भी रहती है। और ये लंबे समय तक चलने वाली, क्योंकि उस एंटीबॉडी या एंटीजन का जो स्टिमुलेशन है उसको वॉश आउट होने में समय लगता है। और ये पोस्ट वायरल आर्थ्राइटिस कई बार 6 महीने से लेकर 18 महीने तक देखने में आता है कि चिकनगुनिया हुआ था साहब 2 साल पहले और दर्द अभी तक बना हुआ है। तो ये कॉमन समस्या, पर हाँ इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम एनाल्जेसिक लेते रहें और अपने जोड़ के लिए
निश्चित रूप से रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जिसमें जोड़ चलता रहे, ऐसी एक्सरसाइज करना जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तो जोड़ के स्टिफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। पर हाँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप समुचित उपचार लेके, समुचित सलाह लेके इससे निजात पा सकते हैं। जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ, अपना नाम बताएं, किस शहर से बात कर रहे हैं, जगह का नाम बताएं। डीके गुप्ता। जी जी, बी फॉर बॉम्बे। हाँ जी, डीके गुप्ता जी बताएं, आपका क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न था, स्पाइन प्रॉब्लम की वजह, स्पाइन में स्लिप डिस्क की वजह से मेरे को ये हिप से लेकर के पैर के तलवे तक झंझनाहट और वो आ गया है। दोनों पैरों में? हाँ दोनों पैरों में। जी, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, डीके गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि उनके स्लिप डिस्क हुआ, उसके कारण से पैरों में नमनेस आ गई है, तो उससे वो कैसे निजात पा सकते हैं। हाँ, विजय गुप्ता जी को इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक न्यूरोस्पाइन या ऑर्थोस्पाइन सर्जन से संपर्क करना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि वह दबाव कितना है, किस जगह और किस प्रकार का है। और इसको नियत करने के लिए एक MRI जांच बहुत ही आवश्यक है, जिसमें यह पता लगेगा कि आपको दबाव किस स्तर पे हो और वह दबाव कितना है। उसी के हिसाब से यह तय हो पाएगा कि आपको इसमें ऑपरेशन से फ़ायदा मिलेगा या कुछ कंजर्वेटिव मॉडलिटी, जिसमें कुछ रेस्ट करना है, कुछ कसरत करना है और कुछ जीवनचर्या परिवर्तन करना है, जिससे कि फ़ायदा मिल पाएगा आपको। डीके गुप्ता जी, शायद आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सर हम बात कर रहे थे डिजीज़ेज़ की। बीमारियों के कारण भी हमारे बोन और जॉइंट प्रभावित होते हैं, जैसे कि हमने देखा है बोन टीबी, स्पाइन का टीबी और इवन देन हिप में भी टीबी हो जाता है, जिसमें रिप्लेसमेंट तक की भी नौबत आ जाती है। तो आजकल टीबी का इतना अच्छा और कंप्लीट ट्रीटमेंट है, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति क्यों आ पाती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह अभी जो एरा चल रहा है, या मैं कहूँ यह काल वो काल चल रहा है जहां हमने काफ़ी हद तक टीबी को कंट्रोल कर लिया है, जिसमें सरकार की इच्छा शक्ति भी है और नई दवाइयों का इनोवेशन भी है कि हम टीबी पर काफ़ी हद तक काबू पाने में सफल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ही हमने इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ह्रास किया है, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा लूज़ किया है। तो जब भी अपना इम्यून स्टेटस लो होता है तो ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीजेज होती है उनका रिसर्जेंस हो जाता है, या मैं कहूँ कि वो लेटेंट अवस्था से आपके शरीर में वापस प्रवेश कर जाती है, आपके शरीर में एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए आजकल इम्यून स्टेटस के लो होने की वजह से टीबी नहीं, कई और बीमारियां भी बहुत अधिक देखने में आ रही है। पर यहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है समुचित निदान की, कि आपको टीबी किस सेगमेंट की है। अगर मैं ऑर्थोपेडिक की बात करूं या हड्डी रोग की बात करूं, तो किस हिस्से में टीबी है और उसने किस हद तक आपके जोड़ या हड्डी को प्रभावित किया है, यह जानना आवश्यक है। फिर इलाज ज़रूर लंबा है, लेकिन समुचित इलाज के द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जी, आगे हम बात करें इंजरी या एक्सीडेंट में होने वाले फ्रैक्चर की। अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया तो एक आम आदमी जिसको खुद को फ्रैक्चर हुआ है या उसकी कोई मदद कर रहा है, तो हॉस्पिटल पहुंचने तक वो जगह जो फ्रैक्चर हुआ है वो डैमेज ना हो और मरीज को तकलीफ़ ना हो, तो वो क्या एहतियात बरते, क्या उसको सपोर्ट दे सकता है जिससे हॉस्पिटल पहुंचने तक उसको ज़्यादा तकलीफ़ या परेशानी दर्द की ना आए। यह आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हर आम और ख़ास आदमी को ये जानना ज़रूरी है कि हम कोई चोट लगी है तो उस चोट से किस तरह से प्रारंभिक उपचार करके उसकी गंभीरता को कम कर सकें, और दूसरा उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव है या दुष्परिणाम है या मरीज को तुरंत ट्रांसपोर्ट करना, वो किस प्रकार से समुचित रूप से कर पाएँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी चोट की वजह से अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो सबसे महती आवश्यकता है कि उस चोट का एक्सटेंट ना बढ़े। मान लो आपको फ्रैक्चर टूटा हुआ है तो फ्रैक्चर हुआ हिस्सा आपकी खून की नस को ना दबाए, आपकी जो नर्व है उसको ना दबाए, या आपकी मांसपेशी के अंदर और ज़्यादा चोट नहीं करे, तो उसको एक सही स्थिति के अंदर इमोबिलाइज करें। अगर आपके पास कोई सुविधा प्लास्टर वगैरह की नहीं है या आसपास अवेलेबल नहीं है, तो आप खपच्ची का उपयोग कर सकते हैं, किसी बैट का उपयोग कर सकते हैं, या कागज़ को ही फोल्ड करके एक सपोर्ट सिस्टम बना के उसको कर सकते हैं। और यह ध्यान रखना जरूरी है कि मरीज का हिलना डुलना कम से कम हो, ताकि चोट है उसकी गंभीरता ना बढ़े, उसका एक्सटेंड ना बढ़े। दूसरा, समुचित रूप से उस मरीज को नियत समय पे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें, ताकि उसको समय पर उपचार मिल सके और आगे होने वाली कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जी, बहुत बढ़िया। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हमारी बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा।
आप आए, इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दर्शकों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मिलेंगे। इजाज़त दें डॉक्टर कोमल कौशिक को। नमस्कार।